हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है असल सोशियोलॉजी। इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है सामाजिक संरचना, या जिसको हम सोशल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। समाजशास्त्र में सबसे पहली बार हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया 1885 में। तो इस तरह से जो है हर्बर्ट स्पेंसर को हम सामाजिक संरचना का जो है सबसे पहला वैज्ञानिक या समाजशास्त्री कह सकते हैं जिन्होंने सामाजिक संरचना को सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में दिया। प्रारंभिक रूप से स्ट्रक्चर शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ भवन की संरचना या बनावट से है। 16वीं शताब्दी तक इसका अर्थ बदल गया और इसे किसी वस्तु के विभिन्न घटकों के बीच परस्पर संबंधों के संदर्भ में किया जाने लगा। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्ट्रक्चर को हिंदी में संरचना कहते हैं। और स्ट्रक्चर का मतलब साधारण भाषा में अगर देखें तो किसी भी जो है बाहरी रूप से होता है। जैसे कि मानव की संरचना का स्ट्रक्चर, मानव की जो संरचना है वो अपने आप में जो है बाहरी रूप से देखें तो वो स्ट्रक्चर है। कोई भी मकान अगर हम देखें, किसी भी भवन को अगर हम देखें, किसी भी इमारत को अगर हम देखें तो वो जो है सारे के सारे स्ट्रक्चर या संरचना जो है हम उसको कह सकते हैं। अब हम सामाजिक संरचना के अर्थ को समझेंगे। जिस प्रकार से हमारे शरीर की संरचना होती है, जो कि हमारे शरीर के अंगों जैसे हाथ पैर, पेट, नाक, कान आदि से मिलकर बनती है, उसी प्रकार से सामाजिक संरचना का अभिप्राय समाज की इकाइयों की क्रमबद्धता से होता है। सामाजिक इकाइयाँ जैसे कि समूह, समितियाँ, संस्थाएं, परिवार, सामाजिक प्रतिमान आदि की क्रमबद्धता को सामाजिक संरचना कहा जाता है। तो इससे जो है हमें ये बात समझ में आती है कि जैसे कि मानव का शरीर होता है और उसके अंग होते हैं बहुत सारे, हाथ पैर, पेट, नाक, कान आदि। इन सब से मिलकर जो है मानव का स्ट्रक्चर बन जाता है, मानव की संरचना बन जाती है। तो ये तो मानव की संरचना के बारे में बात हुई। फिर अगर हम इसको समाज में देखें या समाजशास्त्र में देखें तो हम सामाजिक संरचना का जो हम अर्थ निकालेंगे या सामाजिक संरचना को जो हम समझेंगे तो ये जो समाज में कुछ इकाइयाँ पाई जाती हैं, कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे कि समूह, समितियाँ, संस्थाएं, परिवार, सामाजिक प्रतिमान इत्यादि इत्यादि, और भी बहुत सारी हैं। और इनको अगर हम एक सिस्टम से अगर लगाएं, इनको अगर हम सिस्टम से अरेंज कर दें, क्रमबद्धता करते हैं इनकी, तो वो सामाजिक संरचना जो है कहा जाएगा। स्पष्ट है, सामाजिक संरचना से आशय इकाइयों की क्रमबद्धता से है। इकाइयों का ऐसा प्रतिमानित संबंध जो अपेक्षाकृत स्थिर होता है संरचना कहलाता है। अब इसमें एक बात बताइए इन्होंने कि जो प्रतिमानित संबंध है वो अपेक्षाकृत स्थिर होता है, यानी कि जो इकाइयाँ होती हैं वो समाज में एकदम से स्थिर पाई जाती हैं, उनमें जो है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। अपने अपने स्थान पर सारी की सारी इकाइयाँ अपनी अपनी जगह कार्य करती रहती हैं। हम हमारे चारों ओर की वस्तुओं की संरचना को भली भांति समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप एक मकान की संरचना को लें जिसकी संरचना ईंट, चूना, सीमेंट आदि चीज़ों की क्रमबद्धता से बनती है। अगर मानक में से ईंट, चूना, सीमेंट आदि को अलग अलग कर दिया जाए तो मकान की संरचना नष्ट हो जाएगी। अगर ईंट को ईंट के तरीके से, चूने को चूने के तरीके से, सीमेंट को सीमेंट के तरीके से अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो कोई भी स्ट्रक्चर जो है एकदम से सटीक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। कोई भी संरचना जो है या जो मकान की संरचना जो है वो फिर अधूरी रह जाएगी, एक साथ नहीं बन पाएगी जिस तरह की हम संरचना बनाना चाह रहे हैं। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के कुल योग को सामाजिक संरचना माना है। अब हम देखते हैं सामाजिक संरचना की परिभाषा। तो टालकट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों एवं कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। हर जगह जो है क्रमबद्धता ही आना ही है, क्योंकि जो
स्ट्रक्चर की जो इकाइयाँ होती हैं वो एक निश्चित क्रम में लगी हुई होती हैं और वो सारी की सारी अपने अपने हिसाब से कार्यरत होती हैं। मैकइवर तथा पेज के अनुसार समूह निर्माण के विभिन्न रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान की रचना करते हैं। सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक प्राणियों की विविध मनोवृत्तियाँ तथा रुचियों के कार्य प्रदर्शित होते हैं। अगली परिभाषा है लेविस स्ट्रॉस के अनुसार एक समाज की संरचना उस समाज में रहने वाले लोगों के दिमाग की संरचना है। अब लेविस स्ट्रॉस ने जो है सोशल स्ट्रक्चर को जो है मनुष्य के दिमाग की संरचना कहा है। कोजर के अनुसार, कोजर क्या कहते हैं, सामाजिक संरचना का आशय विभिन्न सामाजिक इकाइयों के तुलनात्मक रूप से स्थिर और प्रतिमानित संबंधों से। अब हम आगे देखते हैं। सामाजिक संरचना की उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना अनेक सामाजिक समूहों, समितियों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका को प्रभावित करने वाले नियमों तथा मूल्यों की एक क्रमबद्धता है। यह सच है कि जरूरत के अनुसार सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाले अंगों की प्रकृति में परिवर्तन भी होता रहता है, किंतु इससे सामाजिक संरचना में साधारणतया कोई परिवर्तन नहीं होता। यह स्थिति वैसी ही है जिस प्रकार रोग अथवा स्वास्थ्य की दशा में शरीर का कोई अंग पहले की तुलना में कुछ बदल जाने के बाद भी स्वयं शरीर की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। इन्होंने इसके अर्थ में ये जो है परिभाषाओं के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि जैसे कि मनुष्य का स्ट्रक्चर होता है, मनुष्य की जो संरचना होती है, अगर उस मनुष्य के हाथ, पैर या किसी भी अंग में कोई चोट लग जाए या एक्सीडेंट के द्वारा अगर कोई अंग जो है उसका नष्ट हो जाता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो उसके स्ट्रक्चर में आएगी, लेकिन शरीर जो है काम करना बंद नहीं करेगा। उसका शरीर जो है निरंतर कार्यरत रहेगा, लेकिन हाँ उस अंग की वजह से जो है थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आएगा। इसी प्रकार से समाज की जो इकाइयाँ हैं वो जो है निरंतर कार्य करती रहती हैं। तो उसी प्रकार से समाज की संरचना में भी अगर कोई भी इकाई अगर कुछ गलत कार्य या कुछ उसकी इकाइयों में भी अगर कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो जो इकाइयाँ हैं वो बाकी की जो इकाइयाँ हैं वो अपने अपने हिसाब से कार्य करते रहेंगी। थोड़ी बहुत समस्या आएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी सामाजिक संरचना बदल जाएगी या उसमें कुछ चेंज हो जाएगा। संरचना अपने हिसाब से पूरी की पूरी काम करती रहेगी। सामाजिक संरचना की विशेषताएं, तो सामाजिक संरचना की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। अमूर्त का अर्थ है कि जो मूर्त या साकार ना हो, निराकार, देह रहित, निर्वयम, अप्रत्यक्ष हो, उसको जो है हम अमूर्त कहते हैं। अमूर्त का मतलब है जो है हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे, अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, स्पष्ट यानी कि एकदम आमने सामने जो है हमें कोई भी चीज़ ना दिखे। सामाजिक संबंधों का आधार सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक प्रतिमान तय करते हैं जो कि अमूर्त होते हैं। अब चूँकि हम समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संरचना को पढ़ रहे हैं और सामाजिक संरचना जो है सामाजिक संबंधों का आधार भी होती है, तो चूँकि सामाजिक संबंध दिखाई नहीं देते, इसलिए सामाजिक संबंध जो है वो अमूर्त होते हैं, इसलिए सामाजिक संरचना को भी इन्होंने जो है अमूर्त कहा है। नंबर 2, सामाजिक संरचना अनेक उप संरचनाओं से मिलकर बनती है, जैसे परिवार, नातेदार, संस्थाएं, समितियां, समूह आदि। इस प्रकार अनेक उप संरचनाएं मिलकर सामाजिक संरचना का स्वरूप तय करती हैं। तो ये अंडरस्टूड है बातें, यह इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। नंबर 3, सामाजिक संरचना से हमें समाज के बाहरी स्वरूप का ज्ञान होता है। संरचना की इकाइयां परस्पर संबंधित होकर एक ढांचे का निर्माण करती हैं, जिससे हमें संरचना के स्वरूप का बोध होता है। ठीक है। नंबर 4, जैसा कि सामाजिक संरचना के अर्थ में ऊपर कहा गया है कि सामाजिक संरचना इकाइयों की क्रमबद्धता है। संरचना इकाइयों का महज संयोग नहीं, बल्कि एक विशिष्ट क्रम संरचना का स्वरूप निर्धारित करता है। इस क्रम के अभाव में संरचना कायम नहीं रह सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जैसे कि मानव की संरचना है, अगर उसके अंग उसी के हिसाब से लगे हुए हैं, पूरे के पूरे हाथ की जगह लगा है, पैर की जगह लगा है, तभी वो जो है संरचना एक निश्चित रूप से काम करेगी, निश्चित विशिष्ट क्रम में काम करेगी। उसी प्रकार से संस्था, समितियाँ
अपने अपनी जगह पर अगर लगी हुई हैं और वो अपना अपना काम ठीक प्रकार से कर रही हैं, तो संरचना जो है वो एक निश्चित रूप में सही प्रकार से कार्य करेगी। अगला नंबर है, सामाजिक संरचना में विभिन्न इकाइयों का पद और स्थान पूर्व निर्धारित होता है, इन्हें प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। समाज की जितनी भी इकाइयां हैं वे अपना अपना पूर्व निर्धारित कार्य करती हैं। तो जिस प्रकार से संरचना में जितने भी अंग या इकाइयां होती हैं उनके अपने निश्चित कार्य होते हैं, जैसे कि हाथ का काम खाने का होता है, पैर का काम चलने का होता है, मुंह का काम बोलने का होता है। तो उसी प्रकार से जो समाज की जो इकाइयां हैं, जैसे कि समूह, समाज, समिति, वो भी जो भी इकाइयां हैं इसकी, वो जो है पूर्व निर्धारित कार्य करती हैं। अपने अपने जो भी उनका काम निश्चित है वही कार्य वो करेंगे। जैसे कि हाथ खाने का काम करेगा, उसी प्रकार से समिति अपना काम करेगी, अन्य जो भी इकाइयां हैं वो अपना अपना काम करेंगी। अगला नंबर, प्रत्येक समाज की संस्कृति भिन्न भिन्न होती है, अतः संस्कृति द्वारा निर्धारित प्रतिमानों में भिन्नता होने के कारण संरचना भी भिन्न भिन्न होती है। सामाजिक संरचना की प्रकृति उसके अंगों पर निर्भर करती है और अंगों का स्वरूप हर समाज में अलग अलग होता है, इसलिए सामाजिक संरचना में विभिन्नता पाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो प्रत्येक समाज की जो संस्कृति है, जिसको हम अंग्रेजी में कल्चर कहते हैं, वो भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए सामाजिक संरचना में भी भिन्नता पाई जाती है। अगला नंबर है, सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। प्रत्येक समाज की संस्कृति स्थानीय परिवेश से अनुकूलन के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। तो संस्कृति के हिसाब से ही जो है संस्कृति विकसित होती है। जिस समाज की संस्कृति है उसी प्रकार से जो है उस समाज का या उस समाज की संरचना निर्धारित हो जाती है। अगला नंबर, सामाजिक संरचना की एक विशेषता यह भी है कि यह अपेक्षाकृत स्थायी होती है। तो समाज की संरचना एकदम या अपेक्षाकृत स्थायी होती है, बहुत जल्दी उसमें परिवर्तन नहीं होता है। अगला नंबर है, सामाजिक प्रक्रियाएं सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण पक्ष है। समाज में सहयोग, व्यवस्थापन, अनुकूलन, सात्विकरण, प्रतिस्पर्धा जैसी अनेक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। सामाजिक संरचना इन प्रक्रियाओं से प्रभावित होती है। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि सामाजिक प्रक्रियाएं सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण पक्ष हैं, यानी कि जो सहयोग हमारे समाज में पाया जाता है, या जो व्यवस्थापन हमारे समाज में पाया जाता है, या जो अनुकूलन हमारे समाज में पाया जाता है, सात्विकरण, प्रतिस्पर्धा, ये अनेक चीज़ें जो हैं सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, और इनके हिसाब से ही जो है सामाजिक संरचना जो है प्रभावित होती है। अगला नंबर, सामाजिक संरचना के भाग व्यक्ति एवं समूह तथा सामाजिक संबंध एवं संस्थाएं क्रमशः मूर्त तथा अमूर्त होते हैं। भाग परिवर्तनशील भी होते हैं, किंतु संरचना अमूर्त एवं तुलनात्मक रूप से अपरिवर्तनशील होती है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है, किंतु सामान्यतः भागों में परिवर्तन की तुलना में संरचना में परिवर्तन कम होता है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो संरचना जो है अपेक्षाकृत स्थायी होती है, उसमें परिवर्तन बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है परिवर्तन। सामाजिक संरचना के तत्व, तो सामाजिक संरचना के निम्नलिखित 3 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं या हो सकते हैं। नंबर 1, आदर्श। आदर्श समाज द्वारा स्वीकृत आचरण के उत्तम ढंगों को कहते हैं, यानी कि जो समाज में स्वीकृत कार्य करने के तरीके हैं या उत्तम कार्य करने के ढंग हैं, उनको हम आदर्श कहते हैं, नॉर्म्स कहते हैं अंग्रेजी में इनको। एक दूसरे से व्यवहार करते समय व्यक्ति इन आदर्शों का अनुसरण करता है। समाज के यह उत्तम व्यवहार प्रतिमान, महत्व व सामाजिक अभिमति की प्रकृति के आधार पर कई श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। दैनिक जीवन में अभिवादन अथवा अन्य दैनिक कार्यों से संबंधित व्यवहार चलन कहे जाते हैं, जिनकी अवहेलना करने पर समाज नाक मुंह सिकोड़ता है। अब जैसा कि इसमें बताया है कि आदर्श क्या है, आदर्श जो है जो आचरण करने का सही तरीका होता है उसको हम आदर्श कहते हैं। जैसे कि दैनिक व्यवहार में या दैनिक जीवन में
हम किसी को नमस्ते करते हैं या अन्य दैनिक कार्य करते हैं, तो वो सारे के सारे आदर्श के अंतर्गत आते हैं। अगर हम किसी अपने से बड़े व्यक्ति को अभिवादन ना करें तो उसका जो है समाज में जो इफ़ेक्ट है वो गलत जाता है। या कहने का मतलब ये है कि नाक मुँह सिकोड़ता है समाज, परंतु दंडात्मक प्रतिक्रिया नहीं करता, दंड नहीं देता है, लेकिन नाक मुँह जरूर सिकोड़ता है। इसी महत्व में ऊंचे उठते हुए और सामाजिक बाध्यता की मात्रा में वृद्धि के आधार पर हम विभिन्न प्रतिमानों को प्रथा, रूढ़ियाँ, संस्थाएं अथवा कानून कहते हैं। इसके अतिरिक्त शिष्टाचार, फैशन व नैतिकता भी सामाजिक आदर्शों के ही अंग हैं। इस भांति सामाजिक संरचना का पहला तत्व समाज द्वारा निर्देशित व्यवहार के आदर्श तरीके हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार है ना, शिष्टाचार है, नैतिकता है, वो सारे के सारे जो हैं आदर्श के अंतर्गत आ जाएंगे। नॉर्म्स कहते हैं उनको अंग्रेजी में। दूसरा है सामाजिक परिस्थिति, सोशल स्टेटस। तो सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई सामाजिक परिस्थिति को माना जाता है। सामाजिक परिस्थिति किसी व्यक्ति की उस स्थिति को कहते हैं जो वह अपने समूह में रखता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ समाज में स्टेटस होता है, परिस्थिति होती है, और उसी हिसाब से व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग, अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग व्यक्ति समाज में कार्य करता है। यह स्थिति उस व्यक्ति के अन्य व्यक्ति की तुलना में जो समूह के सदस्य हैं पद क्रम को प्रदर्शित करती है। पद क्रम का मतलब यानी कि हर व्यक्ति का जो स्टेटस है वो एक जैसा नहीं होता। पद क्रम का मतलब ऊंच नीचता पाई जाती है स्टेटस में, है ना। तो ऊंच नीच के हिसाब से सोशल स्टेटस समाज में पाया जाता है। वह उनमें से कुछ के अधीन स्थित होता है, कुछ के समान स्थिति में होता है और कुछ से श्रेष्ठ स्थिति में होता है। यानी कि जो व्यक्ति का जो एक सोशल स्टेटस समाज में है, सामाजिक परिस्थिति जो होती है वो जो है या तो किसी के बराबर होगी या किसी से निम्न होगी या किसी से उच्च होगी, यही बताने की कोशिश की गई है। स्पष्ट है कि परिस्थिति शब्द में कुछ अधिकार, विशेषाधिकार, सत्ता व प्रभाव के तत्व सम्मिलित हो जाते हैं। सामाजिक परिस्थिति समाज द्वारा प्रदत्त भी हो सकती है अथवा व्यक्ति उसे स्वयं भी अर्जित कर सकता है। वास्तव में यह परिस्थिति उस व्यक्ति की परिचायक बन जाती है। नंबर 3 है सामाजिक भूमिका, सोशल रोल। अब सामाजिक भूमिका किसी व्यक्ति से उसकी परिस्थिति के अनुरूप आचरण की प्रत्याशा है। अभी हमने पढ़ा सोशल स्टेटस। तो जो सोशल स्टेटस होता है, जो व्यक्ति का समाज में परिस्थिति होती है, उसी के अकॉर्डिंग समाज में उसकी भूमिका निर्धारित होती है। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका रोल क्या हुआ? उसका समाज में रोल हुआ कि वो विद्यार्थी है? नहीं। अब उसका स्टेटस क्या हुआ कि वो समाज में एक विद्यार्थी का स्टेटस है उसका, और वो जो रोल प्ले करेगा, उसकी जो समाज में भूमिका होगी, वो अपने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग भूमिका प्ले करेगा। अगर वो स्कूल में है तो स्टूडेंट है, अपने घर में है तो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, तो वो उस हिसाब से अपना रोल प्ले करेगा। तो जो उसका जो सामाजिक स्थिति है वो भी समय के अनुसार बदलती रहेगी, और उसका जो रोल है, सोशल रोल है, वो भी जो है समय समय पर बदलता रहेगा। अगर वो घर पे है तो घर जैसा रोल करेगा, और अगर वो कॉलेज में है तो वो स्टूडेंट जैसा रोल प्ले करेगा। इसलिए कुछ विद्वानों ने कहा है कि परिस्थिति का गत्यात्मक रूप भूमिका है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परिस्थिति और भूमिका। व्यक्ति के जिस प्रकार की परिस्थिति है उसी प्रकार से वो अपना रोल या वो अपनी भूमिका को जो है वो करेगा। यह भूमिका व्यक्ति के कर्तव्य और दायित्वों से संबंधित होती है, ठीक बात। परंतु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि एक परिस्थिति के साथ एक से अधिक भूमिकाएं जुड़ी हो सकती हैं। जैसे एक शिक्षक का व्यवहार एक शिक्षक के रूप में ही नहीं, एक शिक्षक के रूप में ही अपने सहयोगी शिक्षकों, छात्रों, स्कूल के क्लर्कों व प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रबंधक व छात्रों के अभिभावकों से अलग अलग होता है। सही बात है। जैसा कि अभी मैंने एक स्टूडेंट का उदाहरण दिया, एक स्टूडेंट एक समय पर जो है स्टूडेंट भी होता है, घर जाकर वो किसी का भाई, बेटा कुछ भी बन जाता है। और वैसे ही जो है एक टीचर है, तो जो टीचर का बिहेव होता है, जो टीचर का जो रोल होता है, वो जो है अगर वो अपने किसी
कलीग से या किसी टीचर से बात करेगा तो उसका जो बिहेव है वो कुछ अलग तरह का होगा, ठीक है। अगर वो स्टूडेंट से बात करेगा तो उसका जो रोल है वो स्टूडेंट्स के प्रति अलग चेंज हो जाएगा। अगर वो स्कूल के किसी प्रिंसिपल से या किसी क्लर्क से बात करेगा तो उसका जो रोल है वो जो है अलग प्रकार से वो बात करेगा। तो इसी प्रकार से जो है अलग अलग व्यक्ति अलग अलग समय में जो है बहुत सारे रोल प्ले करता है, बहुत सारे रोल प्ले करता है। इसीलिए एक शिक्षक की परिस्थिति कोई एक भूमिका नहीं वरन भूमिका पुंज है। पुंज का मतलब बहुत सारी भूमिकाएं जो है जब कोई भी व्यक्ति लिए हुए होता है उसको हम भूमिका पुंज कहते हैं। मल्टी फंक्शनल भी कह सकते हैं इसको, यानी कि एक व्यक्ति जो है कई सारी भूमिकाओं से जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है चारों तरफ से वो, तो उसको हम भूमिका पुंज कहेंगे, जो इससे संबंधित प्रत्याशित आचरणों का संग्रह है। और जिस प्रकार वो भूमिकाओं से जुड़ा हुआ है उसी प्रकार से उससे आचरण भी जो है करने पड़ते हैं उसको, जिस प्रकार की वो उसका रोल है उसी प्रकार से वो अपने आचरण भी करेगा। तो यहीं पे जो है सामाजिक संरचना से संबंधित जो कंसेप्ट है या टॉपिक है वो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आए वीडियो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू लॉर्ड, थैंक्स अ लॉट।